नमस्ते। साहित्य की दुनिया में ना कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो जितनी फेमस हैं उतनी ही मुश्किल भी। और जेम्स जॉयस की यूलिसिस, वो तो इस लिस्ट में शायद सबसे ऊपर है। तो चलिए आज इसी मशहूर नॉवेल के पन्ने पलटते हैं और इसकी जो जटिल कहानी है उसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये पूरा का पूरा महाकाव्य सिर्फ एक दिन की कहानी है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक दिन। तारीख थी 16 जून 1904 और बस इसी एक दिन में किरदारों की पूरी दुनिया हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो इस एक दिन में हम डबलिन शहर में दो मुख्य किरदारों के साथ साथ चलेंगे। उनके अनुभव, उनकी सोच, उनकी यात्राएं, यही सब इस कहानी का दिल है। इनकी यात्राएं अलग अलग तो शुरू होती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है इनके रास्ते एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और आखिर में एक ही कहानी में मिल जाते हैं। और ये सब कैसे होता है, ये देखना वाकई कमाल का है। तो चलिए मिलते हैं इन दोनों किरदारों से। एक तरफ है स्टीफन डिडालिस, एक यंग इंटेलिजेंट आर्टिस्ट जो अपने पास्ट और अपने आर्टिस्टिक सपनों में उलझा हुआ है। और दूसरी तरफ है लियोपोल्ड ब्लूम, एडवर्टाइजिंग का काम करने वाले एक मिडिल एज्ड इंसान है जो डबलिन में हमेशा खुद को एक बाहरी इंसान जैसा महसूस करते हैं। और हम इन दोनों की कहानियों को जानेंगे उनके विचारों के जरिए। इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, मतलब उनके मन में जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है ना, वो सब कुछ सीधे हमारे सामने होगा। चलिए सबसे पहले कहानी के युवा नायक स्टीफन डिडालिस की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि उसका दिन आखिर शुरू कैसे होता है। तो 16 जून की सुबह स्टीफन का मन कई तरह के संघर्षों से घिरा हुआ है। हम उसके विचारों की धारा में बहते हुए ये देखते हैं कि वो अपनी माँ की मौत के गिल्ट से कैसे जूझ रहा है, क्योंकि उसने उनके आखिरी वक्त में प्रार्थना करने से मना कर दिया था। उसे ये भी डर है कि आयरलैंड जैसा देश उसकी साहित्यिक प्रतिभा को खत्म कर देगा और वो अपने दोस्तों और अपने विश्वास दोनों से ही खुद को बहुत अलग, बहुत अकेला महसूस कर रहा है। अब रुक करते हैं नॉवल के दूसरे नायक लियोपोल्ड ब्लूम की तरफ, जो एक साधारण सा विज्ञापन बेचने वाला है। लेकिन उसकी सादगी के पीछे ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चुनौतियों से भरी जिंदगी छिपी है। ब्लूम का दिन भी बहुत भारी बोझ के साथ शुरू होता है। वो अपनी पत्नी मॉली के लिए नाश्ता तो बना रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूम रही है कि वो उसी दोपहर किसी और मर्द से मिलने वाली है। वो अपने बेटे रूडी की मौत के दुख में डूबा हुआ है और डबलिन के कैथोलिक समाज में एक यहूदी होने की वजह से वो हमेशा अकेलापन महसूस करता है। तो जैसे जैसे दिन दोपहर में ढलता है, हमारे दोनों किरदार डबलिन की सड़कों पर भटक रहे हैं और किस्मत, देखिए, उनके रास्तों को एक दूसरे के बेहद करीब ला रही है। हालांकि वो अभी तक मिले नहीं हैं। दोपहर में देखिए घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। ब्लूम एक फ्यूनरल में जाता है, फिर एक अखबार के दफ्तर, और फिर सबसे दिलचस्प मोड़ आता है नेशनल लाइब्रेरी में, जहां ब्लूम और स्टीफन दोनों एक ही वक्त पर मौजूद हैं, पर एक दूसरे से पूरी तरह अनजान हैं। इसके ठीक बाद ब्लूम एक पब में पहुंचता है और यहीं से कहानी के एक बड़े क्लाइमैक्स की नींव रखी जाती है। पब के अंदर ब्लूम का सामना होता है द सिटीजन नाम के एक बहुत ही आक्रामक कट्टर राष्ट्रवादी से, और यहीं होता है उपन्यास का पहला बड़ा टकराव। बातचीत के बीच द सिटीजन ब्लूम पर एक बहुत ही घटिया और यहूदी विरोधी आरोप लगाता है कि वो विधवाओं और अनाथों को लूट रहा है। ये उस वक्त के समाज में फैले भेदभाव को साफ साफ दिखाता है। लेकिन इस हमले के जवाब में ना ब्लूम जो हिम्मत दिखाता है वो वाकई देखने लायक है। सबसे पहले तो वो अपनी पहचान पर डटा रहता है। फिर वो बड़ी शांति से इस नफरत को चुनौती देता है, ये कहकर कि जीसस क्राइस्ट खुद एक यहूदी थे। और आखिर में जब वो गुस्से से भरा सिटीजन उस पर बिस्किट का डिब्बा फेंकता है तो ब्लूम वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। ब्लूम बिना किसी चोट के वहां से बच निकलता है, और ये उसकी सिर्फ शारीरिक जीत नहीं है बल्कि एक नैतिक जीत भी है। एक तरह से ये इस बात का इशारा है कि वो बाद में स्टीफन के लिए एक पिता की तरह एक रक्षक की भूमिका निभाने वाला है। अब कहानी अपने सबसे रहस्यमयी और कंफ्यूजिंग हिस्से में दाखिल होती है, नाइट टाउन। यहाँ ब्लूम एक नशे में धुत और कमजोर हो चुके स्टीफन का पीछा करते करते डबलिन के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आकर ना कहानी का जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला स्टाइल है वो एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। अब ये सिर्फ विचारों की धारा नहीं है, बल्कि कहानी असल दुनिया से निकलकर किरदारों के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है।
उनकी दबी हुई इच्छाएं, उनके डर और उनकी यादें सब कुछ अजीब अजीब वहम के रूप में सामने आने लगती हैं। विश्रालय के अंदर ब्लूम को बहुत ही अजीब अजीब से मतिभ्रम होते हैं। उसके मन में धर्म से जुड़ा अपराध बोध, दुख देने और पाने की फैंटेसीज और अपनी पत्नी के अफेयर से जुड़ी शर्म की भावनाएं सब एक साथ घूम रही होती हैं। और जैसे ही ब्लूम इन वहमों से बाहर आता है, वो देखता है कि स्टीफन तो मुश्किल में फंस गया है। स्टीफन एक झूमर तोड़ देता है और फिर एक सिपाही उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। बस उसी पल ब्लूम के अंदर की पिता वाली भावना जाग जाती है और वो उसे बचाने का फैसला करता है। इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद चलिए अब देखते हैं कि ये असाधारण दिन आखिर खत्म कैसे होता है। इस दिन का अंत बहुत ही शांत और एक तरह से साधारण तरीके से होता है। ब्लूम स्टीफन को अपने घर लाता है, लेकिन स्टीफन वहां रुकने से मना कर देता है और अपनी राह पर अकेले ही निकल जाता है। ये शायद इस बात का प्रतीक है कि इन दोनों को अपनी अपनी खोज अकेले ही जारी रखनी होगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उपन्यास का जो मशहूर आखिरी चैप्टर है वो हमें ब्लूम की पत्नी मॉली के मन की गहराइयों में ले जाता है। उसका जो लंबा एकालाप है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक बेहतरीन उदाहरण है, और उसी से ये पता चलता है कि अपनी बेवफाई के बावजूद वो असल में अपने पति से सच्चा प्यार करती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर एक आम से दिन को एक महाकाव्य या एक वीरगाथा क्या चीज बनाती है? शायद इस उपन्यास का संदेश यही है कि असली वीरता बड़े बड़े कारनामों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की लड़ाइयों में, दयालुता के छोटे छोटे पलों में और उन छोटी छोटी जीतों में ही छिपी होती है।